हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम कैटालिस्ट के बाद जो टॉपिक आ जाते हैं एसिड बेस कैटालिस्ट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसके बाद कैटालिटिक इनहिबिटर्स है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि मेन 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। लिखिए क्वेश्चन की ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर लिखिए एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट एक्ट एंजाइम कैटालिस्ट एक्ट ओनली particular reaction enzyme catalyst only at a particular temperature that temperature is called, यही जो तापमान कहलाता है, that temperature is called ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहता है कि एंजाइम कैटालिस्ट एक्ट ओनली ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि एंजाइम कैटालिस्ट एक्ट। अब देखिए, एक्ट मतलब होता है पारित होना। एक्ट मतलब हो रहा पारित होना, करना। तो क्या करना? काम करना। दूसरे काम तो करेगा ना, चाहे जो काम हो। तो यानी कि एंजाइम कैटालिस्ट एक्ट ओनली ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि यह एक व्यक्तिगत तापमान, एक निश्चित तापमान पर ही क्या करता है? कार्य करता है। एंजाइम कैटालिस्ट एक्ट ओनली ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, यह केवल एक व्यक्तिगत तापमान पर ही क्या करता है? कार्य करता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यही तापमान क्या कहलाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब अगला लिखिए कैटालिटिक इनहिबिटर क्या है। लिखिए कैटालिटिक, जिसे कि एग्जांपल देख लीजिए ऑप्टिमम टेम्परेचर में, यानी कि देखिए डिसोसिएशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट at 380 डिग्री सेल्सियस, 318 डिग्री सेल्सियस in presence of या फिर 18 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे पोटासियम क्लोरेट की जगह पर लिख दीजिएगा, अगला टॉपिक है बना दीजिए कि इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर at 45 डिग्री सेल्सियस, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर in presence of invertage or lactobacillus acidi lactity enzyme at 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज और बैसिलस एसिडी लैक्टिटी एंजाइम, क्या है? बैसिलस लैक्टिटी एंजाइम के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए बैसिलस लैक्टिटी एंजाइम के रूप में जो कार्य कर रहा है। अब देखिए ग्लूकोज बना, तो इस ग्लूकोज का जो मैन्युफैक्चर होता है 2 तरीके से किया जाता है। क्या किस तरीके से? 2 तरीके से किया जाता है। पहला तो जो होता है यानी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में कि मोलासेस मतलब हो जाता है छोआ, मोलासेस यानी कि क्या होता है? मोलासेस। तो मोलासेस हम लोग क्या करते हैं? छोआ।
तो इस छोआ को सबसे पहले एक कंटेनर में रखते थे, किसमें, कंटेनर में। अब इस कंटेनर का जो तापमान होता है 40 से लेकर 45 डिग्री के बीच रखा जाता है, और तब इसमें बैसिलस एसिडी लैक्टिटी एंजाइम, यानी कि यह क्या, बैसिलस एसिडी लैक्टिटी एंजाइम का लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड। क्या प्राप्त होता है, लैक्टिक एसिड। तो इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर इन प्रेजेंट ऑफ इन्वर्टेज, यानी कि इन्वर्टेज और बैसिलस लैक्टिटी एंजाइम, तो लैक्टिक एसिड को मैन्युफैक्चर किसे करेंगे, केन शुगर से, छोआ से, या फिर क्या, मोलासेस से, मोलासेस, या क्या कहे, मोलासेस। तो मोलासेस में तो क्या रहता है, केन शुगर तो रहता है इन्वर्जन करने के बाद। अब देखिए इस मोलासेस को क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें रख देते हैं, और इस मोलासेस को रखने के बाद 40 से 45 डिग्री तापमान क्या किया जाता है, रखा जाता है, ऑप्टिमम रूम का तापमान। और रूम का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में बैसिलस एसिडी लैक्टिटी एंजाइम, यानी कि यह जो क्या होता है, यह लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसन करने के लिए हमको क्या, दही चाहिए, सावर मिल्क, और इसका दूध दही में क्या एंजाइम पाया जाता है, यही बैसिलस एसिडी क्या, लैक्टिटी एंजाइम है। तो यह एंजाइम इसमें क्या होकर बड़ा बड़ा क्या होता है, एक इस प्रकार के बैक्टीरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और यही बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का क्या करता है, निर्माण कर देता है। लैक्टिक एसिड का क्या करता है, निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे इन्वर्जन लिखे, केन शुगर या फिर मोलासेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ मोलासेस इन प्रेजेंट ऑफ इन्वर्टेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ मोलासेस इन प्रेजेंट ऑफ इन्वर्टेज, तो वह भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस लिखे या फिर इन्वर्जन लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर कौन कार्य, बैसिलस एसिडी लैक्टिटी एंजाइम कार्य कर रहा है, कितना, 40 से 45। तो यह 40 से 45 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच एंजाइम कैटलिस्ट इज एक्ट, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाइड्रोजन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड प्रेजेंट ऑफ इन्वर्टेज और बेसिलस एसिडी लैक्टिटी एंजाइम एट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्जन के जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए आप अलग इसका टॉपिक है वो बना दीजिए, ठीक, अलग टॉपिक में लिख दीजिए इसमें कि हाइड्रोलिसिस ऑफ या डाइल्यूशन ऑफ मोलासेस इन प्रेजेंट ऑफ बैसिलस एसिडी लैक्टिटी एंजाइम एट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। हेयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 40 to 45 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो यह ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, लिखना ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेयर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, इज क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर यह क्या कहलाता है, ऑप्टिमम। देखिए मोलासेस, अब फिर से समझिए, मोलासेस है, मोलासेस क्या होता है, एक में होता है छोआ। अब इस छोआ से जब हम लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड को सबसे पहले फॉर्मेशन के लिए मोलासेस रख देते हैं कंटेनर में। अब इसमें कुछ मात्रा में दही, यानी कि कहे तो कॉर्ड, ठीक है। अब इस दही में क्या पाया जाता है, बैसिलस एसिडी लैक्टिटी बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एंजाइम के रूप में इसमें कार्य करता है। और जब इसका तापमान 40 से लेकर के 45 डिग्री के बीच रखा जाता है, तब लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। तो यह 40 से 45 डिग्री तापमान क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा कि नहीं हुआ, यही क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए अब, प्रॉपर्टीज ऑफ, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको क्या कर ले, नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, कैटालिटिक इनहिबिटर,
अब लिखिए कैटालिटिक इनहिबिटर्स। कैटालिटिक इनहिबिटर्स कैटालिटिक इनहिबिटर्स लिखिए 10 सबस्टांस 10 सबस्टांस which retard या which slow down the speed of which slow down the speed of chemical reaction then such substance is called catalytic inhibitor। क्या कहलाता है? कैटालिटिक इनहिबिटर यानी कि वह क्या कहलाता है? कैटालिटिक इनहिबिटर। 10 सबस्टांस एक वैसा पदार्थ विच स्लो डाउन, तो स्लो मतलब क्या करेगा? नीचे की ओर ला देगा किसको? स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर रासायनिक अभिक्रिया खूब तेजी से हो रहा है तो स्लो डाउन मतलब नीचे गिरा देना। मतलब क्या होता है? नीचे गिरा देना। स्पीड मतलब स्पीड, अगर साइकिल यहाँ पे क्या है? साइकिल है, तो मान लेते 10 के स्पीड से किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अगर इसमें अगर हम कोई क्या करेंगे, ऐसा पदार्थ लगा दें यानी कि रास्ता पर, जिससे क्या हुआ? स्पीड कम हुआ तो रास्ता को क्या करेंगे? उखाड़ देंगे। तो उखाड़ेंगे तो स्पीड इसका गिरेगा यानी कि स्लो डाउन कर देगा। स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन को पीछे ला देगा, जितना स्पीड से जा रहा है उसको क्या करेगा? पीछे। तो यही क्या कहलाता है? कैटालिटिक इनहिबिटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटालिटिक इनहिबिटर। अब देखिए द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन काफी तेजी से होता रहता है, लेकिन जब इसमें फ्यू अमाउंट ऑफ द एसिटामाइड या इसी को कहते हैं ग्लाइसीरीन, या इसी को क्या कहते हैं? ग्लाइसीरीन। अब यह थोड़ा सा मात्रा में जब भी मिला देते थे, इसका डिकम्पोजिशन का रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी कि डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? डिक्रीज। यानी कि 10 सबस्टांस विच स्लो डाउन द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक वैसा पदार्थ जो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड वेग को कम कर देता है, दैट सबस्टांस इज कॉल्ड द कैटालिटिक इनहिबिटर। द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 is the very fast, but if few amount of the glycerin या acetamide is the mixed, then the dissociation of H2O2 is disturbed, that is slow down। Here acetamide is act as the catalytic inhibitor। उसको क्या करना पड़ेगा? केवल स्टेटमेंट में हमको लिख देना पड़ेगा। अब लिखिए कि इसमें स्टेटमेंट में क्या करेंगे? लिख देंगे, केवल लिख देंगे द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल में द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसको लिख दीजिएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज वेरी फास्ट, बट लेकिन few amount of acetamide is mixed, लेकिन कुछ अमाउंट में एसिटामाइड जब ये मिक्स्ड देन तब द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 is slow down। Then it is clear, तब इससे स्पष्ट हो गया, it is clear, स्पष्ट हो रहा है कि एसिटामाइड is act as catalytic inhibitor
इनहिबिटर। यहाँ पे क्या होगा, जो एसिटामाइड है वह क्या आ जाएगा, कैटालिटिक इनहिबिटर आ जाएगा। कौन, एसिटामाइड। क्या कर, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन peroxide in the very first but few amount of the acetamide is mixed, then the rate of decomposition of the H2O2 is the disturbed. Here H2O2 is act as the catalytic inhibitor। यहाँ पे H2O2 क्या हो रहा है, कैटालिटिक इनहिबिटर। देखिए यहाँ पे H2O2 है, अब इसका क्या हुआ, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन काफी तेजी से हो रहा है। किसमें हो रहा है, तो 2H2, ठीक है 2H2, यहाँ पे जो टूटेगा H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2 में क्या करेगा, आसानी से टूट जाएगा। कौन, तो H2O2। लेकिन इसमें जब ये फ्यू अमाउंट ऑफ कौन है, एसिटामाइड, तो इसका जो डिकम्पोजिशन कर देता है वह स्लो कर देता है। क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है एसिटामाइड। तो यह एसिटामाइड यह कैटालिटिक इनहिबिटर है, कैटालिटिक इनहिबिटर है, इनहिबिटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब लिखिए एसिड बेस कैटालिस्ट। नोट कर लिए, अब लिखिए एसिड बेस कैटालिस्ट। अब लिखिए एसिड बेस कैटालिस्ट। अब लिखिए एसिड बेस कैटालिस्ट। एसिड बेस कैटालिस्ट, एसिड बेस कैटालिस्ट। लिखिए द कैटालिस्ट, द कैटालिटिक रिएक्शन, द कैटालिटिक रिएक्शन यानी कि एक वैसा उत्प्रेरकत्व रिएक्शन इन विच जिसमें एसिड कॉमा बेस और एसिड बेस both are used as a catalyst, both are used as a catalyst, then such catalyst is called तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को is called acid base catalyst, एसिड कॉमा बेस कैटालिस्ट। तो यह क्या कहलाता है, एसिड बेस कैटालिस्ट कहलाता है, एसिड बेस कैटालिस्ट कहलाता है। अब देखिए एसिड बेस कैटालिस्ट में कहता है कि द कैटालिटिक रिएक्शन एक वैसा कैटालिटिक रिएक्शन इन विच जिसमें एसिड और बेस, या तो एसिड का उपयोग करेंगे या फिर बेस को, या फिर बोथ एसिड एंड बेस, या एसिड और बेस दोनों रहेगा, देन सच टाइप ऑफ कैटालिस्ट। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे, एसिड बेस कैटालिस्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इस ईस्टर के हाइड्रोलिसिस में किसका उपयोग करें, H2SO4। H2SO4 क्या एसिड है, तो यह कह रहा है द कैटालिटिक रिएक्शन एक वैसा उत्प्रेरकत्व रिएक्शन इन विच जिसमें एसिड और बेस और एसिड बेस या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या फिर एसिड और बेस दोनों उपयोग होगा, बोथ आर यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, दोनों का उपयोग और कैटालिस्ट में करते हैं, देन सच टाइप ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड एसिड बेस कैटालिस्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंट ऑफ द डाइल्यूट H2SO4। अब इस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को कहते हैं एसिटिफिकेशन। अब देखिए एसिटीकरण भी इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो एस्टर का जो सूत्र होता है RCOO और R होता है। जब क्या कर रहा है हाइड्रोलिसिस करवा देने के लिए तो HOH होगा, तो HOH किसकी उपस्थिति में होगा, डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे लिख देते हैं DIAA डाइल्यूट H2SO4, तो किसमें टूट जाएगा, तो RCOOH यानी एसिड बनाएगा और क्या बनाएगा ROH, तो यहाँ पे क्या बना कार्बोक्सिलिक एसिड बना और यहाँ पे क्या बना अल्कोहल बना। अब देखिए यहाँ पे, और यह क्या ईस्टर है, क्या है ईस्टर है, तो HO है, तो यहाँ पे यह निगेटिव यह पॉजिटिव और यह पॉजिटिव और यह निगेटिव हुआ। अब देखिए तो ई जो H होगा यह किसके साथ जाएगा, केवल H के साथ भागेगा और EH जो रहेगा यह EOH के साथ जाएगा, तब ना बना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो इन प्रेजेंट ऑफ किसकी उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4, तो हेयर डाइल्यूट H2SO4 इज कॉल्ड द एसिड बेस कैटालिस्ट। यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे हेयर डाइल्यूट H2SO4 इज एक्ट एज कार्य करता है एसिड बेस कैटालिस्ट के रूप में, एसिड बेस कैटालिस्ट यानी कि एसिड कैटालिस्ट के बेस नहीं केवल एसिड के रूप में एसिड कैटालिस्ट है, एसिड कैटालिस्ट के रूप में। यह तो सबसे पहले नोट कर लेंगे, यहाँ पे क्या कि इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कि सोपनिफिकेशन यानी कि साबुन बनाते हैं हम लोग तो उसमें NaOH बेस का उपयोग करते हैं, तो वह भी लिखा है। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। अब देखिए सोपनिफिकेशन, इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिएगा हाइड्रोलिसिस वाला को। अब दूसरा लिखिए, केवल हम परिभाषा रहने दिए समझाने के लिए। अब देखिए सोपनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोप यानी कि सोप का निर्माण करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं। देखिए दूसरा का एग्जांपल है हमारे लोगों के पास कि सोपनिफिकेशन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए साबुनीकरण में तो यहाँ पे आ जाता है CH2CO और C17H35, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है CHCOO और C17H35। फिर यहाँ आ जाता है CH2COO और C17H35। यह क्या है, तो यह क्या है, यह ट्राइग्लिसराइड है। यह क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम 3NaOH के साथ प्रतिक्रिया करा देते, किसके साथ 3NaOH, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर ही 3NaOH लिख दिए 3NaOH, तो यह सोडियम एस्टीरेट बना देता है। क्या बना देता है, तो यह सोडियम एस्टीरेट बना देता है। अब देखिए कि C17H35 COONA प्लस CH2OH CHOH और CH2OH, यह क्या बना, यह ग्लिसरॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लाइसिरॉल। और यहाँ जो बना
वह जो बना है या सोडियम एस्टीरेट बना, क्या बना, सोडियम एस्टीरेट बना। अब देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, इसको कहते हैं, यहाँ पे लिख दिए, इसको क्या कहते हैं, सोडियम एस्टीरेट, 3 लगा दीजिएगा, सोडियम सोप या फिर सोडियम एस्टीरेट, सोडियम एस्टीरेट है क्या, सोडियम एस्टीरेट या फिर सोडियम सोप है। तो सोप बना किसकी उपस्थिति में, अल्कली है, यह क्या अल्कली है, तो लिखेंगे द व्हेन जब एस्टीरेट इज रिएक्ट विथ द अल्कली NaOH यानी कि बेस है, देन फॉर्म द सोडियम सोप एंड द ग्लिसरॉल, तब किसका निर्माण होता है, सोडियम सोप और देन फॉर्म द सोडियम सोप एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इन द सोपनिफिकेशन, यहाँ पे लिखिएगा इन सोपनिफिकेशन NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इज एक्ट एज बेस यानी कि एसिड बेस कैटालिस्ट, एसिड बेस कैटालिस्ट के रूप में है, एसिड बेस कैटालिस्ट के रूप में, ठीक है। इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, कि इसको क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है। और यह सोडियम सोप एस्टीरेट आयन, यानी कि इसका रिएक्शन जब ये एस्टीरेट है, अब इसको जब ये NaOH के साथ करा दे तो सोडियम एस्टीरेट, अब प्लस क्या आ गया, ग्लिसरॉल आ गया, प्लस क्या आ गया, ग्लिसरॉल। तो NaOH यहाँ पे क्या है, एक्ट एज द एसिड बेस कैटालिस्ट। समझ में पूरा आ गया कि द कैटालिटिक रिएक्शन इन विच एसिड और बेस और एसिड बेस बोथ आर यूज्ड एज द कैटालिस्ट, देन इट इज नोन एज द एसिड बेस कैटालिस्ट। इन एस्टरीफिकेशन में हम लोग किसका उपयोग किए थे, तो डाइल्यूट H2SO4, तब ना हुआ था कि एस्टर डिकम्पोज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में बना था। और सोपनिफिकेशन में जब ये लार्ज नंबर ऑफ द ट्राइग्लिसराइड इज रिएक्ट विद द NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम एस्टीरेट, सोडियम सोप एंड द ग्लिसरॉल। तो हियर यहाँ पे क्या हुआ कि इन सोपनिफिकेशन NaOH एक्ट एज द एसिड बेस कैटालिस्ट, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब एक और टॉपिक है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। अब लिखिए अंतिम टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। अब लिखिए अंतिम टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। पहला लिखिए कैटालिस्ट is very specific in nature. It only catalyzed particular reaction. ठीक है, पार्टिकुलर रिएक्शन को क्या करता है, केवल कैटालाइज कर देता है। दूसरा लिखिए कि कैटालिस्ट इज मस्ट बी प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, यह काफी कम मात्रा में उपयोग होता है, ठीक है। तीसरा है कि कैटालिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन
बट लेकिन स्टार्टेड रिएक्शन इज इंक्रीज, या इनिशिएट भी कर दीजिएगा, इट रिएक्शन इज डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज। क्या करता है, कैटालिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन या फिर स्टार्टेड द रिएक्शन, यह अभिक्रिया को चालू नहीं करता लेकिन चालू हुए अभिक्रिया को बढ़ाता है फिर घटाता है। जैसे कि घर है तो घर में झगड़ा थोड़ी ना महिला उत्पन्न करती है, झगड़ा तो पैसा के कारण होता है। झगड़ा किसके कारण होता है, पैसा। तो कारण पैसा, लेकिन झगड़ा हुआ तो झगड़ा के दर को कौन बढ़ाया, तो महिला। तो सेम वही कहता है कि कैटालिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, या रासायनिक अभिक्रिया को चालू नहीं करता है, बट इनिशिएट रिएक्शन इज द इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन चालू हुए अभिक्रिया को या तो घटाता है या फिर बढ़ाता है। तो कैटालिस्ट का यही काम है। यानी घर में झगड़ा हुआ तो पैसा का प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम है तो घर में झगड़ा है, तो घर में झगड़ा पैसा करवाता है, महिला ना करवाती है। तो ये महिला केवल जो झगड़ा हो रहा है ओकरा क्या करेगी, चालू कर देगी, यानी कि तेज कर देगी या फिर कम कर देगी, यही करती है। यह दोनों हो सकता है। यह भी लिख दिया कि इनिशिएट रिएक्शन इज द डिक्रीज एंड इंक्रीज, यानी कि चालू है अभिक्रिया को या तो घटाएगी या फिर बढ़ाएगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखिए, अगला लिखिए चौथा कि कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज्ड, remain unchanged at the end of reaction, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंत तक यह रिमेन अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है, इन बदलेगा और नहीं कोई परिवर्तन करेगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करता। कैटालिस्ट इज रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगला क्या कहता है, पांचवा की कैटालिस्ट एक्ट ओनली ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, that temperature is called optimum temperature, that temperature is called optimum टेम्परेचर, यानी कि कैटालिस्ट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही काम करेगा, उससे अब कम होगा तो वह काम ना करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि डिसोसिएशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट, यानी कि KClO3 का हम क्या करें, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। अब 380 डिग्री सेल्सियस पर हमरा कम मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा था, लेकिन जब ये MnO2 हम रख दिए तो क्या कर रहे, काफी ज्यादा मात्रा में 2KCl + 3O2 का प्राप्त हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर आप यह जो टेम्परेचर है 380 डिग्री सेल्सियस को घटा कर ला नहीं सकते, नहीं, जब ये घटेगा तो MnO2 की एफिशिएंसी घट जाएगा। यानी कि कैटालिस्ट एक ओनली ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, केवल एक व्यक्तिगत तापमान पर ही क्या करता है, कार्य करता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, और यही तापमान क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो डिसोसिएशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड एट 380 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ द MnO2 द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड। इट कैन नॉट बी पॉसिबल इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज देन द एफिशिएंसी ऑफ द MnO2 इज आल्सो डिक्रीज। यह कभी संभव नहीं है कि MnO2 380 डिग्री सेल्सियस से कम कर दे तो MnO2 का एफिशिएंसी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्या कर दीजिएगा, सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो जरूर क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।